4 जून को जो तस्वीर सामने आएगी उसे लेकर आकलन बहुत सारे हो रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव से पहले 400 पार का नारा दिया, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इंडी गठबंधन ने भी 300 की जीत का दावा किया है। आज महाभारत में यही सवाल पूछ रही हूं कि 4 जून कमिंग सून मोदी मचाएंगे धूम या फिर इंडी गठबंधन के दावों में कोई दम है। वो 300 ला रहे हैं और सरकार बना रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन का हर बड़ा नेता कह रहा है, लेकिन क्या वो 300 अचीवेबल है? क्या वो ये कर सकते हैं? आज इस पर बात करूंगी। सबसे पहले आपको दिखाना चाहती हूं वो तस्वीर जो कि गृह मंत्री अमित शाह के बयान से सामने आती है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया और उनका कहना है कि 4 जून को जो तस्वीर आएगी उसका एक ट्रेलर मैं दिखा रहा हूं। अमित शाह का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 4 जून को यह तस्वीर होगी, नरेंद्र मोदी और एनडीए 400 होंगे, राहुल गांधी की कांग्रेस सिर्फ 40 पर सिमट जाएगी और अखिलेश जो आंकड़े आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव सिर्फ 4 पर रह जाएंगे, यानी 440 और 4। ये अमित शाह का एग्जिट पोल है। लेकिन बीजेपी उस 400 तक कैसे जा रही है, आज वो तस्वीर भी आपको दिखाना चाहती हूं। अमित शाह का ये एग्जिट पोल क्या कहता है, आखिर बढ़त की जो सीटें हैं, यानी बीजेपी के पास जो सीटें बढ़ी हैं वो कहां से आई हैं, ये जरा देख लीजिए। एनडीए का बढ़त कहां से आ रही है। एनडीए ने अपना एक कैलकुलेशन, यानी बीजेपी ने जो कैलकुलेशन किया है, 64 सीटें 2019 में यूपी से आई थी, उनमें अब 10 का इजाफा, यानी कि अब वो 74 हो जाएंगी, ऐसा अनुमान बीजेपी लगा रही है। यूपी के बाद अगला राज्य जहां से बढ़त की सीटें आएंगी ये बंगाल, पश्चिम बंगाल, जहां सबसे ज्यादा सीटों में इजाफा उम्मीद कर रही है बीजेपी। 18 थी पिछली बार 2019 में, इस बार 15 का जंप होगा, यानी 33 पर पहुंच जाएगी बीजेपी। वहीं तेलंगाना में 2019 में 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी, इस बार वो उम्मीद कर रही है कि 6 का इजाफा होगा, यानी कि 10 सीटें एनडीए के पास होंगी तेलंगाना से। आंध्र प्रदेश की तस्वीर दिखा रही हूं, 3 सीटें पिछली बार 2019 में आई थी 25 में से, इस बार इजाफा 6 का होगा, यानी 6 का इजाफा का मतलब सीधा यह है कि सीटें 9 हो जाएंगी। वहीं उड़ीसा में 8 सीटें पिछली बार, इस बार 5 का इजाफा होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री अपनी हर रैली में भी कहते हैं कि उड़ीसा में, हर इंटरव्यू में कह रहे हैं, उड़ीसा, बंगाल, इन राज्यों से सीटें आने वाली है। पूर्वोत्तर में 19 सीटें पिछली बार, इस बार उसमें 3 का इजाफा होगा, यानी बीजेपी इन राज्यों में अपने बढ़त के नंबर ढूंढ रही है और इसीलिए 400 पार जा रही है। असम में 2 का इजाफा, पिछली बार 11 आई थी, यानी 13 सीटें 14 में से उम्मीद कर रहे हैं कि असम में आएंगी। और वहीं जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये बताती है कि कैसे तमिलनाडु में भी सीटें बीजेपी खोज रही है। 39 पिछली बार कोई सीट नहीं थी, लेकिन इस बार उम्मीद कर रही है कि वहां भी खाता खुलेगा और इसीलिए जब छत्तीसगढ़ में भी 1 सीट निकलेगी तो वहां 1 सीट का इजाफा होगा, तो 9 की सीटें जो पिछली बार आई थी वो 10। तो ये टारगेट कर रही है बीजेपी अपने लिए, इसीलिए कह रही है 400 पार। ये जरा सुनिए कैसे बयानों के जरिए भी यही तस्वीर आ रही है। जो लोग बड़े सपने देख करके बड़े वादे कर रहे थे, उनके लिए भी आखिरी दौर है। इंडिया गवर्नमेंट बनेगी, नरेंद्र मोदी का सफाया हो गया। एक बात लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। 4 जून को जब ये चले जाएंगे तो हमारे आपके खुशियों के दिन आएंगे। राहुल इंडी और घमंडी, सबका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही, चूंकि नियत नेक है। तो बयानों में दावे आप सुन रहे हैं। अब आपको बताती हूं कि इंडिया गठबंधन जो कह रहा है हमारी 300 सीटें आ रही हैं, हमारी सरकार बन रही है, क्या वो पॉसिबल है, क्या वो हो सकता है? इंडिया को ये बहुमत कैसे मिलेगा या फिर मिल ही नहीं सकता है, ये एक अनुमान आपके सामने दिखा रही हूं। क्योंकि सीटें कहां से मिल सकती हैं? तमिलनाडु में जहां पर 39 सीटें हैं, वहां 2019 में 38 सीटें आई थी, मान लीजिए वहां 39 से 39 मिल जाती हैं, तो ये एक खाता जो कि
इंडिया के पक्ष में जाएगा। वहीं कर्नाटक में जहां 28 सीटें हैं, 2019 में एक मिली थी, वहां अनुमान के हिसाब से इस बार अगर आप मान लीजिए 28 की 28 सीटें, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तो ये भी इंडिया के खाते में। अंत में बताऊंगी कितनी सीटें बन रही हैं। केरल में देखिए 20 सीटें हैं, 2019 में 20 की 20 आई थी यूपीए के पास। अब अनुमान के हिसाब से इस बार भी 20 मान लीजिए, यहां ये भी इंडिया के खाते में डाल देते हैं। सारे अनुमान है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या 300 सीटें या फिर बहुमत के आंकड़े तक इंडिया पहुंच रहा है। पंजाब में जहां पर भगवंत मान आपकी सरकार चला रहे हैं, 13 सीटें हैं। पिछली बार 2019 में 9 सीटें कांग्रेस और आपके पास गई थी। इस बार अगर मान लीजिए 13 की 13 सीटें, यानी ये स्वीप स्टेट्स में मान रही हूं। अगर ऐसा होता है, इसमें भी अभी प्रश्न चिन्ह है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि दिल्ली में भी 7 सीटें मिल जाएं, जो कि ऐसा अभी कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन अगर ये 7 सीटें भी इंडिया गठबंधन को दे दें। अगला चलाइए जरा। दिल्ली के बाद हिमाचल प्रदेश, जहां 4 सीटें आती है। पिछली बार इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, लेकिन अगर इस बार क्योंकि सरकार है 4 सीटें आ जाती हैं, ये भी दे देते हैं। 42 सीटें बंगाल में आती हैं। पिछली बार यहां से 24 सीटें ममता बनर्जी और कांग्रेस जीती थी। इस बार अगर मान लीजिए उसमें थोड़ा इजाफा भी हो जाता है, 28 सीटें हो जाती हैं, ये भी काउंट कर लीजिए। अंत में बताऊंगी कि कितनी सीटें बन रही है इन राज्यों से जो कि इंडिया गठबंधन मान रहा है हमें सरकार बनाने के आंकड़े दे सकते हैं। सीटें 17 हैं तेलंगाना में। 2019 में यहां पर 3 सीटें मिली थी। अब अनुमान लगा लीजिए कि 10 सीटें यहां मिलती हैं, क्योंकि यहां रेवंत रेड्डी की सरकार चल रही है। तो तेलंगाना को भी इंडिया गठबंधन वहां से भी सीटों की उम्मीद कर रहा है। और वहीं बिहार, जहां तेजस्वी यादव कहते हैं कि 40 की 40 सीटें आएंगी, यहां पर 2019 में 1 सीट मिली थी, 1 सीट, इसको 5 गुना कर दें अगर 5 सीटें भी निकाल रहे हैं। और महाराष्ट्र, जहां पर इस बार पार्टियां ही बदल गई, एनसीपी का प्रारूप बदल गया, शिवसेना बदल गई, वहां पिछली बार 6 सीटें। और सोचिए, ये मैं शिवसेना की बात कर रही हूं, अनुमान के हिसाब से इसे 3 गुना कर दीजिए, अगर 18 भी मिलती हैं तो ये टोटल कितनी सीटें ला रहे हैं, इसको समझिए। यानी तब भी जो बहुमत का आंकड़ा है उससे 100 सीटें पीछे रह जा रहे हैं, यानी कि 172 सीटें रह जा रही हैं। और 172 सीटें यानी बहुमत के लिए अभी भी 100 सीटें चाहिए। वो 100 सीटें कहां से आएंगी, इस पर भी आज महाभारत करूंगी। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए। मोदी बेस्ट परफॉर्मेंस देने को बेताब हैं, लेकिन विपक्ष फिर बैठक करने जा रहा है। मोदी रिकॉर्ड बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के नेता रिजल्ट से ठीक पहले दिल्ली में जुटने वाले हैं। उसमें भी ममता ने आने से मना कर दिया। मोदी जब तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तब गठबंधन मिलकर 1 जून को यह तय करेगा कि 4 जून के बाद उसे क्या करना है। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है। मोदी ने ऐलान कर दिया है अपना सर्वश्रेष्ठ देने का, यानी बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को सीटों के लिहाज से 353 से 400 पार का फासला तय करना है। मतलब नतीजों में अगर पिछली बार से करीब 50 सीटें और जोड़ ली जाएं, तो वो सियासी चमत्कार हो जाएगा। 4 तारीख का परिणाम कहता हूं, राहुल बाबा, आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, आपका 4 भी पार नहीं होना है, 4 भी। 400 पार कह रहे थे, अब बड़ा डर के कह रहे हैं 400 पार। जब से जनता को समझ में आ गया 400 पार का मतलब हुआ 143 सीटें। इस बार ये लोग 140 सीटों के लिए भी तरस जाएंगे। उत्तर प्रदेश में और बिहार में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, एक बात लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। सत्ता में कौन आएगा, लड़ाई इसी की है। जब मोदी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो विपक्ष का सिर्फ बिखरे कुनबे को जोड़ने और एकजुटता का संदेश देने के लिए मिलने वाला है। जीत का जश्न मनाना है या हार का ठीकरा फोड़ना है, सरकार बनानी है या फिर 5 साल का इंतजार करना है, क्या नई पार्टियों को गठबंधन में जोड़ना है या फिर किसी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाना है। केजरीवाल और ममता गठबंधन के साथ रहेंगे या चुनाव के बाद छोड़कर चले जाएंगे।
क्योंकि केजरीवाल को 2 जून को फिर तिहाड़ जाना है। सरेंडर से पहले जमानत बढ़ाने के लिए उन्होंने जो मोहलत मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। इनकार तो ममता ने भी कर दिया है इंडी की 1 जून की बैठक में आने से, लेकिन बातें वो बीजेपी को हराने की कर रही हैं। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। तो क्या नतीजों से पहले ही बिना चेहरे वाला गठबंधन टूट जाएगा? अपनी अवश्यंभावी पराजय को देखकर पूरी तरीके से इस गठबंधन का अंतर्विरोध सामने आ रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है ना इलेक्शन तो अंतिम चरण में आ गया, तो उसके बाद तो अपने असली रंग दिखाने वो शुरू ही करेंगे। तो आप बहुत साफ समझ सकते हैं कि इनको वोट देना एक प्रकार से अपने वोट को व्यर्थ करना है। घमंडिया गठबंधन बनाया इसलिए था कि ठिकरा कांग्रेस पे नहीं फूटे, और भाई बहन को मैं बता रहा हूँ कांग्रेस से विदाई तय है। 4 तारीख के बाद कांग्रेस 2-3 फाड़ में टूटने वाली है। इंडिया गठबंधन के लोग कोई बावेला नहीं करेंगे, इंडिया गठबंधन के लोग सरकार बनाएंगे और बीजेपी में आपस में सिर्फ फुटबॉल करेंगे। राज्य दर राज्य कांग्रेस। आज महाभारत में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ हैं, डॉक्टर अजीज खान राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, तौसीफ अहमद खान टीएमसी के नेता हैं, और साथ ही चंद्रमोहन जी कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले ये जो गणित है इसको समझना चाह रही हूं, और इसीलिए इस गणित की शुरुआत में एक बार जरा अजीज खान साहब आपसे कर लेती हूं। जरा ये समझाइए, 300 पार बीजेपी की सरकार जा रही है, हम आ रहे हैं, ये जो 300 का गणित है जिसकी बात हर कोई कर रहा है, उसमें सीटें कहां से निकल रही हैं? क्योंकि जो एक अनुमान, एक सीट का प्रोजेक्शन मैंने दिया, उसमें उसके हिसाब से 300 सीटों में सर अभी बहुत सी सीटें ऐसी हैं और जहां पर इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल होगी। आप लोगों के लिए 300 लानी है तो यूपी में कम से कम 50 निकालनी है। निकाल रहे हैं आप 50 यूपी में? देखिए सुचेता जी, आपका जो मैं असेसमेंट देख रहा था, उस असेसमेंट में एक चीज मुझे एहसास हो रहा था। आपने कहा 1 है तो 3 गुना कर दो, 3 ले लो, 5 है तो 7 ले लो, 7 है तो 12 ले लो। ये ऐसे असेसमेंट नहीं होता है। कैसे होता है? देखिए, हालात बदल रहे हैं, और हालात किस कदर बदल रहे हैं। जब जनता कर अपना रुख बदलती है तो हालात बदल जाते हैं। आज आप देखिए कि हवा किस तरह, हवा का रुख है किस तरह बदल चुका है, और इसका एहसास बीजेपी के सारे नेताओं को और खास तौर से माननीय मोदी जी को, जो देश के प्रधानमंत्री, उनको हो चुका है। इतनी जबरदस्त गर्मी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज बीजेपी की जो नेता है कहीं ना कहीं बहुत उलझन में है, और इस गर्मी पे सिर्फ एक शेर सुचेता जी, अभी शिवम भाई भी बैठे हैं, सुन ले कि सूरज से धरती तपे, सूरज से धरती तपे, छाया ढूंढे काग, तन के अंदर मन जले और धुआं दिखे न आग, अंदर से जो बौखलाहट, जो उत्तेजना, जो तमाम तरीके की इरिटेशन है, ये कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि बीजेपी के लोग डिस्टर्ब हैं। वो कह रहे साहब आप 300 पार कैसे लाएंगे? अरे भाई, आप हमसे पूछ रहे 300 पार कैसे लाएंगे? आपको ये नहीं पता आप 400 पार का दावा क्यों कर रहे थे? हम बता रहे हैं कि हम 300 पार कैसे लाएंगे। यही उत्तर प्रदेश है। यही तो सवाल पूछ रही हूं। प्रदेश की मैंने एक मिनट अजीज खान साहब, ये कोई असेसमेंट नहीं है। मैंने सिर्फ एक तस्वीर इसलिए निकालने की कोशिश की कि बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर इंडिया गठबंधन के दलों की सरकारें हैं। अब यहां पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको सीटों में इजाफा होगा, इतना कम से कम मैं समझ रही हूं। और कौन सी जगहों पर आप इजाफा समझ रहे हैं, मैं वही आपसे समझना चाह रही थी कि 300 कैसे आएंगी। 50 सीटें यूपी में अगर आप लोग निकालेंगे, ये बड़ा क्लियर है शिवम, अगर 50 सीटें यूपी में ये लोग लेकर आ रहे हैं तो इनकी सरकार बन रही है। आप लोग कितनी लेकर आ रहे हैं? क्योंकि जो असेसमेंट अभी जो गृह मंत्री ने दिया है, जो अमित शाह जी ने दिया, उसके मुताबिक 400 आप और अखिलेश जी को तो 4 सीटें वो दे रहे हैं। तो अजीज खान जहां 300 का सपना देख रहे हैं, आप उन्हें समाजवादी पार्टी को 4 पे समेट दे रहे हैं। अब मुझे बात ही नहीं सुचारिता जी, अब अजीज खान साहब ने शायरी से शुरू किया है तो मैं भी शायरी से ही शुरू करता हूं। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं।
विषय बहुत साफ है। जिस तरीके से चीजें हुई हैं, ये 300 लाएंगे कहां से? मुझे इंडिया अलायंस की 300 सीटें दो ही तरीके से संभव लग रही हैं, जिसको जो टेक्निकलिटी में संभव नहीं है। एक तो पाकिस्तान का मंत्री जो है फवाद चौधरी, वो बड़े इंडिया अलायंस के नाम से ट्वीट कर रहा है, 2-4 सीटें मुझे लग रहा है शायद ये उनसे उधार मांगने का सोच रहे हो, या फिर वो चाइना की सीपीसी से जो 2007 में कॉन्ट्रैक्ट किया था, शायद उनसे कुछ उम्मीद की मदद की उम्मीद कर रहे हो, क्योंकि भारत की जनता तो इनको सीट नहीं दे रही। अब आपने इनसे पूछा कि आप 300 कैसे लाओगे, ये हवा बताने लग गए, ऐसी हवा चल रही है, वैसी हवा चल रही है। अरे भैया, हवा बस एक ही आदमी की और एक ही नाम की चल रही है, वो है मोदी जी का नाम। अब आपने मुझसे पूछा कि हम 400 कैसे लाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में हम अप्रोक्सीमेटली 64 लाए थे, हम वहां पर बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 लाए थे, हम वहां पर 1 बढ़ रहे हैं। राजस्थान में 25 में से 25 हम लाए थे, हरियाणा में 10 में से 10 हम लाए थे, दिल्ली में 7 में से 7 हम लाए थे, उत्तराखंड में 5 में से 5 हम लाए थे, और हिमाचल में हम लाए थे। बिहार में हम बढ़ेंगे 1 सीट, झारखंड में हम बढ़ेंगे 2 सीट, मध्य प्रदेश में हम बढ़ेंगे कम से कम 5 सीट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बंगाल में बढ़ेंगे कम से कम हम 10 सीट, उड़ीसा में बढ़ेंगे, इसके अलावा तमिलनाडु में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे, आंध्रा में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के मेजर जितने भी पोलस्टर्स हैं वो सब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार साउथ में अपना बेहतर प्रदर्शन करेगी। नॉर्थ में जो कहीं पर हमारी, जैसे कि झारखंड में 2 कम सीटें थी, वो जनता इस बार हमें देगी। बिहार में 1 कम थी तो वो भी हमें इस बार मिलेगी, और इसके अलावा और तमाम जगहों पर। भाई हमारे पास पूरी कैलकुलेशन है 400 की। अब इनसे पूछो कि 300 कहां से आएंगे, तो हवा बता रहे हैं। मुझे बोलने दें सुचिरता जी। अरे डॉक्टर साहब आ रही हूँ आपके पास। प्लीज अजीज खान साहब, बीच में नहीं। अरे जब खुद पूछा था, जब तो इनके पास 1 नंबर नहीं था, बीच में इस तरीके से कूदना है। विषय बहुत साफ है, इनको भी पता है। इंडिया अलायंस की जब शुरुआत में अलायंस फॉर्म करने का शुरुआत हुई थी, उस समय भी इनकी जो है आपस में खूब हीटेड डिबेट हुई थी, अंदर पता चला था काफी लड़ाई हुई थी। 1 तारीख को जो विश्लेषण करने ये बैठेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है इनकी जो वो मीटिंग होने वाली है उसमें भटाभट कुर्सियां चलनी है, और कुछ नहीं चलना। ये एक दूसरे में कुर्सियां बजाएंगे और कहेंगे कि ये हुआ क्या, इतनी मेहनत करी, खोदा पहाड़ और निकला कुछ भी नहीं। अच्छा देखिए मैं एक चीज, बहुत बड़ी इनकी बात होने वाली है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम 400 लेकर आ रहे हैं। आप 400 लेकर आ रहे हैं। एक जो स्टेट है, अजीज खान साहब मैं जरा एक इनिशियल रिएक्शन ले लूं, उसके बाद आपके पास वापस आ रही हूं। मैं एक चीज तौसीफ साहब से पूछूंगी, क्योंकि बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी उम्मीद कर रही है सीटों में इजाफा होगा। पिछली बार 18, इस बार गृह मंत्री कई सभाओं से कह चुके हैं कि 30 प्लस बंगाल में हमारी 30 प्लस बंगाल में। अगर ऐसा होता है, मैं बार बार कह रही हूं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि स्टेट्स टू वॉच आउट फॉर है, इन पर ध्यान बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। उनमें से सबसे आगे पश्चिम बंगाल है तौसीफ जी। अगर वहां पर बीजेपी 30 प्लस निकालती है, जैसा कि वो अनुमान कर रहे हैं, वो इजाफा भी अपना उम्मीद पश्चिम बंगाल पर लगाए बैठे हैं। 1 जून की बैठक में ममता दीदी क्यों नहीं जा रही? वहां तो सरकार बनने जा रही है बकौल इंडिया गठबंधन। देखिए, पहली बात आपने कहा स्टेट्स टू वॉच, बीजेपी के लिए बंगाल रहेगी, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि बीजेपी में 2019 के इलेक्शन में बीजेपी को 18 सीट यहाँ से मिला था, और उसका जो ट्रेंड है वो गिर करके अभी ऐसा ट्रेंड है कि उन्हें 10 से ऊपर भी सीट नहीं मिलेगा। अगर हम उनका परफॉर्मेंस को देखें 2021 में और 2021 के बाद पिछले साल पंचायत का इलेक्शन और 2021 का असेंबली इलेक्शन, क्योंकि 2019 में एमपी इलेक्शन हुआ था, उसके बाद 5 साल गए हैं और 2 इलेक्शन हुए हैं, स्टेट इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन, तो उनका वोट शेयर जो गिरता चला आया है, तो 8-10 से ज़्यादा वो क्रॉस करने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि 1 जून को ममता बनर्जी क्यों नहीं जा रही। देखिए, ये बहुत ही गंभीर मसला है। हमारे स्टेट में साइक्लोन रेमल हिट किया, 7 लोगों की जान गई है, 400 से ज़्यादा पेड़ जो है शहर में उखड़ गए हैं, लगभग आपके 24 ब्लॉक, 15,000 घर ऐसे हैं 79 म्यूनिसिपैलिटी वार्ड में, 24 ब्लॉक में कोस्टल एरियाज में जहां पे ये इफेक्ट हुआ है। तो रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। यहाँ पे ज़रूरत है चीफ मिनिस्टर के रहने की, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो साइक्लोन से हुई तबाही को लड़ने के लिए, अपने रिस्टोरेशन काम को जारी रखने के लिए वो 1 जून को यहाँ रहेंगी। और दूसरा बात कि 1 जून में बहुत ही इंपॉर्टेंट सीटों पे चुनाव होना बाकी है, तो वो चुनाव, एक तो चुनाव का मामला है कि 1 जून को चुनाव होगा, वो यहाँ पे रहेंगी, दूसरा ये रिस्टोरेशन वर्क है, और तीसरी बात ये कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रही है इंडिया अलायंस में। इसके पहले भी ऐसा हुआ कि बैठक में जहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं पहुँच पाई, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है। तो अलायंस की मीटिंग में तृणमूल रिप्रेजेंटेड रहेगी, और यहाँ पे बीजेपी को कोई कयास लगाने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। जिस तरीके से बीजेपी को मालूम है
कि इस चुनाव में उनको 200 सीट मिल रहा है और वो 400 सीट का गाना गाते हैं। ठीक उसी तरीके से जब उन्हें मालूम है कि बंगाल में 10-12 सीट नहीं, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह दी। आपने कहा कि बीजेपी यहाँ पर 10 सीटों तक सिमट जाएगी, मतलब आप 10 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं। वो तो आपका खाता बिल्कुल ही खत्म कर रहे हैं, लेकिन आप 10 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं, यानी कि बंगाल में इस बार अगर ममता बनर्जी, आंकड़ों के हिसाब से अगर ममता बनर्जी अपना बैस्टियन वापस रिक्लेम कर लेती हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 18 सीटें पिछली बार बीजेपी को गई, इस बार वो गिर जाएंगी अवधेश जी, तो पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की दावेदारी सबसे ज्यादा हो जाएगी उस 1 जून की बैठक के लिए, जिसके लिए वो नहीं जा रही हैं, लेकिन उसके लिए अभी 4 जून तक का इंतजार है। लेकिन पश्चिम बंगाल के जो एक तरह से साइंस आ रहे हैं वहां से, आप खुद वरिष्ठ पत्रकार हैं अवधेश जी, आप इतने लोगों से बात करते हैं, फील्ड पे देखा है, क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में इस बार? मैंने बोला स्टेट टू वॉच आउट फॉर। पश्चिम बंगाल में देखिए, जब 70-71 में लड़ाई शुरू हुई थी तो वहां के लोगों को ये लगा था कि कांग्रेस के कुशासन के विरुद्ध वामपंथी हमको बाहर निकाल सकते हैं। हिंसक आंदोलन भी हुआ, लोगों ने वामपंथियों को 77 में दिया और कांग्रेस पलट गई। वामपंथियों से लड़ाई पहले वहां कांग्रेस ने शुरू किया था, लेकिन कांग्रेस जब लड़ाई नहीं लड़ी तो ममता बनर्जी बाहर आके लड़ी, लाठियां खाई। तो जनता के अंदर ये हुआ कि वामपंथियों का जो कुशासन है, जो हिंसा है, जो दमन है, जो भ्रष्टाचार है, उससे मुक्ति ममता बनर्जी से मिल सकती है। अब ठीक वही सिचुएशन इस समय पश्चिम बंगाल में पहले भी हुआ था, लेकिन उस समय पिछली बार बीजेपी उस ढंग से उसको परफॉर्म नहीं किया 18 पर। इस समय का सिचुएशन वैसे ही है कि जैसे ममता बनर्जी ने वामपंथी को उखाड़ फेंका है, अब लोगों को लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस का कुशासन जो है, भ्रष्टाचार है, जो प्रशासन का दमन है, जो राजनीतिक हिंसा है, और इसमें एक चीज जो बहुत शक्तिशाली रूप से जुड़ा है, वो ये जुड़ा है कि वहां विशेष रूप से एक वर्ग मुस्लिम समुदाय के तुष्टीकरण की दृष्टि से सरकार और प्रशासन जो कदम उठा रही है, उससे आम हिंदू, जिसमें आदिवासी दलित सब है, जो उनकी परेशानी है, वो एक नया आयाम जुड़ा है और लोग उठ के खड़े हैं। तो पश्चिम बंगाल इस बार लोकसभा में ठीक वैसा ही परिवर्तन लाने जा रहा है जो हमने वामपंथ के विरुद्ध तृणमूल में देखा, कांग्रेस के विरुद्ध हमने वामपंथ में देखा। बिल्कुल स्पष्ट है वहां की तस्वीर। मैं, आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए सुचरिता, मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वहां नंबर 1 पार्टी लोकसभा में होने जा रही है। 25 के ऊपर सीटें उसका आना निश्चित है। वहां का पूरा माहौल बदला हुआ है और ये साफ दिख रहा है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। आप ये कह रहे हैं पूरा माहौल बदला हुआ है, वहां पर सीटें बीजेपी लाने वाली है। मैं चंद्रमोहन जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि जिस तरह के बयान आ रहे हैं, राहुल गांधी ने खुलकर ये कह दिया है कि मेरी गारंटी है मोदी फिर से पीएम नहीं बनेंगे। अब एक तरफ मोदी की गारंटी है, एक तरफ राहुल गांधी की गारंटी है। मुझे देखना यह है कि 4 जून को कौन सी गारंटी चल रही है। चंद्रमोहन जी, देखिए, 4 जून को गारंटी देश के अंदर वो चल रही जो देश की युवाओं की बात करेगा। 4 जून को देश की गारंटी वो चल रही जो देश के अंदर महिलाओं की बात करेगा। 4 जून की गारंटी उस बात पे चल रही है जो अग्निवीर की बात करेगा, किसान की बात करेगा, महिला सुरक्षा की बात करेगा। ऐसे नहीं कि मध्य प्रदेश के अंदर एक भाजपा का नेता एक पुत्री के साथ बलात्कार करे, उसके अत्याचार करे और उसके बाद उसके रिश्तेदार की डेथ करते हैं। तो आज ही का इनके मध्य प्रदेश का। और शिवम भाई कह रहे थे कहां से जीतेंगे? अरे जीतेंगे हम आपके पास से। जिन स्टेटों पे आपको देश की जनता ने 100/100 दिया था, आज आपको वहां पर 10 मिलेंगे, हम 90 लेंगे। और खट पट खट सब बंधन टूटेंगे और इंडिया गठबंधन जीतेगा। क्योंकि उसी की तो बौखलाहट आपको हो रही है। आप यूपी में क्यों जीतेंगे, मुझे एक कारण बता दीजिए। आप महाराष्ट्र क्यों जीतेंगे, एक कारण बता दीजिए। मध्य प्रदेश आपको जनता क्यों वोट दे, एक कारण बता दीजिए। पंजाब आपको वोट क्यों दे, एक कारण बता दीजिए। हरियाणा आपको एक वोट क्यों दे, वो कारण बता दीजिए। ये तो वो स्टेट है जिसमें आप जीत रहे थे। और जो 303 सीटें आपने ली थी, वो उन 3 सीटों में 150 आपकी घटेंगी और 150 इंडिया गठबंधन की बढ़ेंगी। नहीं तो मुझे कोई तो लेट्स जस्ट एनालाइज ना, कौन से स्टेट्स हैं जहां पर ये 150 आपकी बढ़ रही हैं? जरा एक एक करके बात करते हैं, उसके बाद जरा सबका आंकलन ले लेंगे। जो मैंने बोला, देश की जनता ने सुना आपके चैनल से, मैंने क्या बात बोला? तो सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में बढ़ रही है? भाजपा थी। आज मुझे भाजपा ये बता दे कि यूपी की सरकार, यूपी के अंदर यूपी अनदर स्टेट, हरियाणा में उनको क्यों दे रही है, महाराष्ट्र में क्यों दे रही है? यूपी एक ऐसा राज्य है, जैसा मैंने अजीज खान साहब
आपको कहा, यूपी में जो गठबंधन 50 लाएगा वही जीत सकता है। हमने देखा है 2014 में, 2019 में बीजेपी की जीत की बड़ी वजह उत्तर प्रदेश था। अब यूपी में क्या 50 ला रहा है इंडिया गठबंधन? चंद्रमोहन जी, आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन इज गेटिंग 50 से भी ऊपर लाएंगे। अच्छा, क्योंकि वहां न्याय की बात हो रही है और न्याय के साथ युवा के न्याय की बात हो रही है, महिला सुरक्षा की बात हो रही है, वहां किसान की बात हो रही है जो 2 बार दरवाजे पे आके खड़ा रहा और अहंकारी सरकार नौटंकिया गठबंधन ने अहंकार की सीमा लाख कर किसानों को। सपा कितनी ला रही है, कांग्रेस कितनी ला रही है? जल्दी से बताइए। गठबंधन लाएगा, सपा या कांग्रेस नहीं लाएगी। गठबंधन आपके पास तो 17 सीटें हैं, वहां 17 सीटें पे आप लड़ रहे हैं। उसी गठबंधन की सरकार बनेगी और उसी गठबंधन का ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मतलब आपकी 17 में 17 गिन लूं, ये बताइए ना। हम 17 में मैंने आपको गठबंधन के अंदर बोला कि हम 50 से ऊपर लेके मतलब रिलाय आप ज्यादा अखिलेश जी पे कर रहे हैं क्योंकि वो ऑब्वियसली 63 सीटों पर लड़ रहे हैं, आप लोग 17 पे लड़ रहे हैं, तो 63 सीटों वालों पर ज्यादा वजन रहेगा तो दावेदारी भी उनकी ज्यादा रहेगी तो, लेकिन तब भी हम बराबर आएंगे, गठबंधन के पास बराबर सीटें आएंगी। अच्छा, 50 सीटें। मैं जरा जल्दी से शिवम बताइए, 50 सीटें यूपी की बात कर लेते हैं जरा। मैंने बंगाल की बात की, यूपी की बात जरा कर लेते हैं। यूपी में ये बिल्कुल क्लियर है कि उत्तर प्रदेश के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। वहां पर योगी आदित्यनाथ का शासन है, योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक है बीजेपी के लिए, हर राज्य में प्रचार कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, योगी मैजिक, मोदी मैजिक, यूपी में कितनी सीटें? देखिए सुचारिता जी, मोमेंट है भाई, मोमेंट है, इसको कैप्चर कर लिया जाए। कांग्रेस के प्रवक्ता से आपने बोला उत्तर प्रदेश में आप 17 सीटें लड़ रहे हैं, कितनी जीतेंगे? 3 बार घुमा के सवाल पूछा आपने उनसे, ये हिम्मत नहीं हुई कि हम 17 में से 16 जीतेंगे, 15 जीतेंगे, इधर उधर घुमाते रहे। एक आदमी, एक पार्टी, इनमें इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है। 2014 में अर्नब गोस्वामी ने राहुल गांधी का एक इंटरव्यू लिया था, उस दिन से उस आदमी का एक ऐसा करियर खत्म हुआ है कि 2024 आ गया, 10 साल में उस आदमी से एक तो इंटरव्यू नहीं दिया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 77 इंटरव्यूज देकर बैठे हुए हैं। इनके पास बताने को कुछ नहीं है जनता के लिए, इनके पास सवाल लेने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखिए ना, एक एंकर ने वाजिब सा सवाल पूछा कि जी आप उत्तर प्रदेश में 17 सीटें लड़ रहे हैं, कितनी जीतेंगे? इतना, ये होगा, वो होगा, इंडी जीतेगा। अरे भाई अपनी सीटों का बताओ, क्योंकि जानते हैं ये उत्तर प्रदेश में अगर इस बार 80 में से 80 भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो चौंकने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इनकी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की दोनों की रैलियां मिला के भी अगर मैं बात करूं तो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कम है, और इंटरव्यू तो 0 है। तो भाई अगर आपके पास जनता का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, पत्रकार, जो सवाल उनके जनता के लेकर नेता के पास जाता है, आप उन सवालों को फेस नहीं कर सकते, इतने डरपोक हो आप। और उत्तर प्रदेश में आप चाहते हो आपको सीटें मिलेगी? नहीं मिलेगी भाई। उत्तर प्रदेश के तो नाम में ही उत्तर है, हम हर चीज का जवाब देना जानते हैं, और इनके बस की एक भी पत्रकार का उत्तर देना नहीं है, और इनको सीटें चाहिए। अब आगे 2019 के बाद, अच्छा मैं एक बार अजीज खान का नहीं, चंद्रमोहन जी ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। अजीज खान के बाद नहीं, चंद्रमोहन जी, नहीं आप भाई एक सेकंड, एक मिनट, चंद्रमोहन जी से रुक जाइए भाई। चंद्रमोहन जी, मैं अजीज खान साहब के पास पहले जा रही हूँ, अजीज खान जी को स्क्रीन पर लीजिए। आज बैठे चंद्रमोहन जी, आई डू नॉट फॉलो दिस काइंड ऑफ डिबेट। नहीं, एक एक करके मैं जाऊंगी भाई। उन्होंने, अरे भाई काउंटर नहीं है वो, मैंने सवाल पूछा है उनसे, काउंटर नहीं है। मैं जिससे सवाल पूछूंगी उसके पास जाएंगे ना। क्यों? वो आपकी पार्टी नहीं है। यूपी में आपने सारा कुछ यूपी पे डाल दिया कि समाजवादी पार्टी आएगी तो हमारे पास आएंगे, तो अब अजीज खान साहब को बोलने दीजिए ना, वो नहीं बोल सकते कांग्रेस के लिए, आप उनके लिए बोल रहे हैं, वो आपके लिए नहीं बोलेंगे। अजीज खान साहब मुझे बताइए, मैंने अभी चंद्रमोहन जी से बोला, नहीं, अगर चंद्रमोहन जी अगर आपको ऐसे बयान देने हैं कि एक तरफा डिबेट है तो यू कैन चूज टू बी आउट ऑफ दिस डिबेट। मुझे ये बयान नहीं सुनने हैं, मैं हर एक के पास जाती हूँ और जब मैं जाऊंगी तब आप जवाब देंगे, जब आप जवाब जाओगे। चंद्रमोहन जी मुझे नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसी नहीं, मैं जब आपकी बारी आएगी आप तब आएंगे सर। मैं आपको बड़ी क्लियरली बता देती हूँ, मैं हर किसी के पास जाती हूँ और मैं रोटेट करती हूँ डिबेट। अगर आपको इस तरह के फिजूल बयान देने हैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं इसको आगे बढ़ा सकती हूँ। मुझे अजीज खान साहब बताइए जरा, 63 सीटें आप लोग लड़ रहे हैं, मैंने यही बात चंद्रमोहन जी से पूछी थी। यूपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उसका ऐसा लग रहा है सारा दारोमदार इंडिया गठबंधन के लिए अखिलेश यादव पर है, क्योंकि अखिलेश यादव के कंधों पर यूपी का भार है। 63 सीटों पर आप लोग लड़ रहे हैं, मुझे उसका ब्रेकअप बताइए जरा एक बार सर, आप लोगों का इंटरनल सर्वे। शिवम जी कह रहे थे कि मोदी जी ने 70 इंटरव्यू दिया, मैंने कहा 10 साल में 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, 70 इंटरव्यू इंडिविजुअल दिया कमरे में बैठ करके। और आप जैसे बड़ी पत्रकारों को उन्होंने कभी सवाल का जवाब नहीं दिया, कभी ओपन ग्राउंड में आकर के कभी भी पत्रकारों का जवाब नहीं दिया। पहली बात।
दूसरी बात इन्होंने कहा 80 के 80 अगर जीत जाए बीजेपी तो अचंभा होने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं दिन में सपना देखना भूल जाइए। मैं कह रहा हूं 80 के 80 हारने की स्थिति है और यहां तक कि आप समझ सकते हैं कि काशी भी आप हार रहे हैं। बहुत वहां जो परिस्थिति पैदा हो गई है, आज बीजेपी वही कहीं ना कहीं चिंतित है इसको लेके। तो उत्तर प्रदेश को तो आप समझ लें कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ है। आपने कहा था सुचिंता जी कि आप एक आंकड़ा दे दें, कैसे आप 300 पार की बात कर रहे हैं। हाँ। मैं कह रहा हूं और इसको नोट कर लीजिए, 1 तारीख को एग्जिट पोल और 4 तारीख को आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा, इसे नोट कर लीजिए। जो मैं कह रहा हूं इसमें कोई बनावटी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, बहुत बड़ा बदलाव। और आप ये जानिएगा कि उत्तर प्रदेश इस देश की दशा और दिशा तय करने जा रहा है। पहली बात जानिए, बिहार में जो 39 सीटें इनकी थी, 39 की 39 से लूज कर रहे हैं। आज आप लगातार देखिए राजस्थान में क्या स्थिति है। राजस्थान में बहुत खराब स्थिति बीजेपी की है। जिस तरह ये लूज कर रहे हैं, ये खुद एहसास कर रहे हैं। सबसे बड़ा लूज जो है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में आज की स्थिति ऐसी है कि बीजेपी में माननीय एकनाथ शिंदे साहब अपने बेटे की सीट नहीं बचा पा रहे हैं। ये स्थिति पैदा हो गई है महाराष्ट्र में। आप किसी भी स्टेट में ले लें, कर्नाटका में क्या स्थिति अब ये आपने बहुत बड़ी बात कही है, जरूरत नहीं है। मैं इसलिए महाराष्ट्र पे आप देखिए एक सेकंड, मैंने बंगाल की बात की, आई मूव टू यूपी, नाउ लेट मी गो टू महाराष्ट्र। आप कह रहे हैं महाराष्ट्र की बात, आप कह रहे हैं एकनाथ शिंदे अपनी बेटे की भी सीट नहीं बचा पाएंगे। अवधेश जी जरा बताइए, महाराष्ट्र में जो बदला हुआ समीकरण है, यानी कि जो पार्टियां बदल गई, हमने देखा शिवसेना टूटी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो गई, वहां उद्धव गुट हो गया, फिर किस तरह से शरद पवार की पार्टी टूटी है। इन बदले हुए समीकरणों में महाराष्ट्र से क्या तस्वीर नजर आ रही है? एक बार अजीज खान को साफ करने के लिए थोड़ा उत्तर प्रदेश पर बोल देता हूं, फिर महाराष्ट्र पर बोलिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सबसे अधिक सीट 2004 में 35 सीटें आई, सबसे अधिक। ठीक। उस समय का दौर यह था कि उस समय उत्तर प्रदेश में फ्रैगमेंटेड मैंडेट का दौर था। 93 से शुरू हुआ था, वो 2007 तक गया था। समाजवादी पार्टी को उस समय 26.171% वोट आया था, बसपा को 24.4% वोट आया था, बीजेपी को 20.5% था, कांग्रेस को लगभग 12.25% था। तो इतनी पार्टियों में वोट बटे हुए थे। उसके पहले और उसके बाद में कभी भी समाजवादी पार्टी 24 के ऊपर नहीं जा सकी है। तो ऐसा क्या हो गया है, खासकर नरेंद्र मोदी के उत्थान के बाद और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, जो कि समाजवादी पार्टी उससे ऊपर उठ जाएगी। 2019 में दोनों बड़ी पार्टियां मिलकर लड़ी, दोनों को मिला के 37% वोट आए। देश सुन ले सुचरिता, 37% वोट आए, लेकिन सीटें दोनों को मिला के 15 आई है। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को एंटी बीजेपी सारा वोट कंसोलिडेट हुआ, 32% वोट आए, लेकिन बहुमत नहीं पा सके। तो ऐसा क्या बदल गया है जिससे कि हमें मान ले कि भैया पूरा परिणाम पलट जाएगा। सब ये ध्यान रखिए कि 2000 सुन लीजिए अजीज खान से, 2024 का चुनाव परिणाम 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा से जो एक अस्थायी विभाजक रेखा देश में खड़ी हुई है, वहां से शुरू हुआ है। देश को दो चीजें तय करनी है। आपको नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, नहीं बनाना है, पूरी लड़ाई इसके इर्द गिर्द है। और देश का जो भविष्य का सपना है वो पूरा करना है। पर अवधेश जी, एक बात मेरी बात, पूरे देश में किसी के साथ आंकड़े आते हैं। जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तो बहुत से लोग, क्योंकि बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया, तो सब ये मानकर बैठ रहे थे कि बीजेपी वापस आ रही है सरकार में, क्योंकि वो जिस तरह से पूरा प्रोजेक्शन था। चुनाव के बीच में आपको लगता है कुछ तो बदला है कि ये चर्चाएं हो रही हैं कि क्या इंडिया गठबंधन की सरकार हो रही है? क्यों ये चर्चाएं हो रही हैं? क्या ये सिर्फ बयानों से? नहीं, ये नैरेटिव होता है। इस समय आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर बीजेपी कमजोर पड़ी है, सोशल मीडिया पर बीजेपी कमजोर पड़ी है, और उसके कारण ये माहौल बना हुआ है ये इस माहौल का। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कभी नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम 400 सीट नहीं पा रहे हैं? दो लोगों की बात का बीजेपी में मानता हूं। नहीं, वो तो कह रहे हैं, अमित शाह तो कह रहे 310 आ गई है 5 चरण में। अमित शाह दूसरे स्थान पर पार्टी की रणनीति पर अभी तो ये सिर्फ बयान, फिर अभी तो अमित शाह जी ने तो कहा कि हम 310 तो 5वें चरण में पार कर चुके हैं। तो बयान वर्सेस बयान हो गया ना, वो भी कह रहे हैं हम 300 ला रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप पत्रकारों में, इंडिया गठबंधन को कह रहे हैं हम 300 ला रहे हैं। कांग्रेस की 52 सीटें थी ना, कांग्रेस 2009 में सबसे 300 सीटें यूपीए तब पाई थी, जो कांग्रेस को 206 सीटें आई थी। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कांग्रेस की सीटें 150 100 सीटें कहां से बढ़ेंगी? 200 से छोड़ दीजिए,
दीजिए। हाँ। एक स्टेट, दो स्टेट मुझे बता दीजिए। अब साउथ की पर आते हैं। केरल में मैक्सिमम 19-20 में से 19 सीट इनके पास है, 15 कांग्रेस के पास है। ये ले लीजिए। तमिलनाडु में 39 में से 38 सीटें इनके पास है, मैक्सिमम इनके पास है। एक बार जहां गठबंधन है। कर्नाटक में सुनिए, कर्नाटक का भी मैं बोल दे रहा हूं। कर्नाटक में 1998 से 1999 को छोड़कर कांग्रेस के वोट परसेंटेज हमेशा ज्यादा रहे हैं, लेकिन सीटें लोकसभा में बीजेपी की ज्यादा रही है। इसके बावजूद कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। हमारे पास एक आंकड़ा आ रहा है, छठे चरण के मतदान का फाइनल आंकड़ा आया है और इसको लेकर भी विपक्ष ने कहा कि इसमें देरी क्यों होती है। छठे चरण का जो फाइनल आंकड़ा आया है 63.37% मतदान हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने वे फाइनल आंकड़ा जारी किया, यानी छठे चरण की 6th फेज की वोटिंग के बाद 63.37% मतदान हुआ है। ये 6th फेज ऑफ वोटिंग है। एक फाइनल चरण बाकी है और उस फाइनल चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री बंगाल होते हुए वाराणसी जा रहे हैं और ये पूर्वांचल की सीटों पर, यूपी की बात खासकर मैं कर रही हूं, वहां पर वोटिंग होनी है। बहुत महत्वपूर्ण चरण है, अंतिम चरण है और मुझे लगता है इंतजार सब लोग 4 जून का कर रहे हैं। मैं चंद्रमोहन जी आपके पास आ रही हूं और नाराजगी भूल जाइए, आगे की बात करते हैं। चंद्रमोहन जी मुझे बताइए, ये जो आप कांग्रेस के लिए पिछली बार जितनी सीटें लड़ी, इस बार उससे कम सीटें लड़ रही है कांग्रेस, लेकिन क्या आपको लग रहा है उसमें स्ट्राइक रेट का इजाफा इस कदर होगा? क्योंकि कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को 300 तक अगर जाना है तो कांग्रेस को कम से कम 150 सीटें लानी। चंद्रमोहन जी देखिए, बिल्कुल 150 से अब कांग्रेस जाएगी, इंडिया गठबंधन 300 से प्लस जाएगा। हाँ। और सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। मैंने विषय क्या बोला है? हाँ। 2014-2019 के बाद 2024 में देश की जनता एनडीए को वोट क्यों दे, ये भाजपा ने नहीं बताया। देश के प्रधानमंत्री 77 इंटरव्यू कहते हैं, भाजपा के प्रवक्ता, देश नहीं कहता है। ठीक है। और उसके बाद वो बायोलॉजिकल से ईश्वरीय अवतार बन जाते हैं और देश के अंदर बलात्कार फिर भी होता है। उसके बाद बेरोजगारी दूर नहीं होती, भुखमरी दूर नहीं होती, देश के अंदर महिला का जो महंगाई की मार है वो दूर नहीं होती। लेकिन एक कॉमन सा व्यक्ति बायोलॉजिकल से ईश्वरीय अवतार में बदल जाता है। ये 10 साल में भाजपा ने दिया। ये शिवम त्यागी जैसे उन लोगों ने उस चीज को बढ़ाया जो देश के अंदर हम सदियों से छोड़ के आ गए थे। अब विषय क्या आता है? देश प्रधानमंत्री चुनता है, बायोलॉजिकल से ईश्वरीय अवतार नहीं चुनता है। और जितने भी देश के प्रधानमंत्री आए वो बायोलॉजिकल थे और बायोलॉजिकल रहते हुए उन्होंने देश के मुद्दों की बात करी। पहले ही 77 के अंदर आ गया कि केला कैसे चलेगा, आम कैसे करेंगे, जबकि देश की 99% जनता जानती है कि चूसा हुआ आम चूस के खाया जाता है और कटा हुआ आम काट के खाया जाता है। जब ऐसे प्रश्न सामने आएंगे तो उसका हल नहीं होगा। क्यों? पूर्व जस्टिस ने बोला कि दोनों नेताओं के अंदर डिबेट हो जाए, राहुल गांधी और मोदी जी के अंदर, तो उसको आप करवा दीजिए। और एक आपने एक बात कही थी शिवम जी, नेशनल चैनल पे दोनों भाई बैठे हैं, अगर 80 सीट ले आए तो या तो मैं सीट छोड़ दूंगा राजनीति, और अगर आप 80 नहीं लेके आए तो आज इसको स्कोर करवा लीजिए, राजनीति छोड़ देना। जुमला मत बोलना कि मैं जुमला बोल रहा हूँ। चुनौती है मेरी आपसे। नहीं, एक मिनट, 80 आपने बोला कि 80 यूपी में लेके आ रहे हैं, राजनीति छोड़ देना। अगर आप ले आए तो मैं छोड़ दूंगा, अपना भी आंकड़ा बताइए। छोड़ दूंगा। चंद्रमोहन जी अपना भी तो आंकड़ा बताइए ना, मैं पूछ रही हूँ। वो कह रहे हैं 80, आप कितना कह रहे हैं? मैंने तो आपसे पहले ही बोल दिया 50-55 से ऊपर आ रहा है, मतलब 50-55 इंडिया गठबंधन यूपी में आ रहा है। नहीं, ये तो देखिए, अगर तस्वीर ऐसी हुई तो फिर तो सरकार आपकी बन रही है, क्योंकि यूपी में जो जीतता है वो सरकार बनाता है। लेकिन वो 50-55 आप लाएंगे, वही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए 17 की 17 सीटें। छोटी सेकंड, बोलिए। 2014 का इलेक्शन किस पे लड़ा गया था? भ्रष्टाचार पे, परिवारवाद पे। 19 का इलेक्शन किस पे लड़ा गया था? राष्ट्रवाद पे। आज 24 में भाजपा के पास है क्या? शिवम जी बता दीजिए कि किसने इलेक्शन लड़ रहे हैं आप? आपने 10 साल की किसी कार्य प्रणाली पे आपके सांसद ने किसी भी तरह का ब्यौरा दिया? देश के प्रधानमंत्री ने ब्यौरा दिया तो जनता वोट दे क्यों आपको? चीज इंटरेस्टिंग ये है चंद्रमोहन जी कि आपने कहा 2014 का चुनाव भ्रष्टाचार पे लड़ा गया। अब बार-बार अरविंद केजरीवाल की वो बयान बार-बार इंडिया गठबंधन को एक तरह से हॉन्ट करने के लिए आता है, जिसमें वो सबको चोर कहते रहे। आपके नेताओं को, आपकी नेत्री को चोर कहा, उन्होंने किस तरह से लालू यादव, उनके परिवार को चोर कहा। वो वही है जो आपके साथ आज बैठे हैं और 14 में चोर कहकर आपके सबके नेताओं को संबोधित करते आए। तो भ्रष्टाचार, मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूं अवधेश जी, मैं एक बार तौसीफ जी के पास जा रही हूं। तौसीफ जी जरा बताइए, भ्रष्टाचार का मुद्दा वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा है, मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी क्या भ्रष्टाचार और
इसी के साथ साथ क्राइम का मुद्दा होगा, क्योंकि इन चुनावों ने संदेश खाली देखा, इन चुनावों ने शाहजहां शेख को सलाखों के पीछे जाते हुए देखा है। आप मुझे बताइए, क्योंकि आंकड़े बंगाल से आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बंगाल में बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर के कोई बयान नहीं दे रही है। यहाँ तक के प्रधानमंत्री भी आए, वो केवल हिंदू मुस्लिम का भाषण दे रहे हैं, भ्रष्टाचार का नहीं दे रहे। क्योंकि जैसे ही वो भ्रष्टाचार का बात उठाएंगे तो बंगाल में शारदा का अक्यूज्ड भ्रष्टाचारी शुभेंदु अधिकारी आज बीजेपी बंगाल का सबसे बड़ा नेता बना हुआ है। ये तो वही हाल हो रहा है जो महाराष्ट्र में प्रफुल्ल पटेल थे, उनके खिलाफ सीबीआई केसेस वापस कर लिए गए। भाई अजित पवार थे, उनको जो है जैसे ही वो बीजेपी में जुड़ते हैं तो उनके खिलाफ साढ़े 4 जो है ईडी वगैरह का हमला नहीं होता है। तो भ्रष्टाचार में बीजेपी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार चुकी है। बंगाल बीजेपी में एक नेता नहीं है बीजेपी का। एक दिलीप घोष है तो वो कभी बोलते हैं कि दुर्गा माँ का कोई अस्तित्व नहीं है, दुर्गा माँ के बाप दादा का नाम नहीं, इस तरह का बयान देते। वो अभी जो है प्रधान ममता बनर्जी को लेके कहते हैं अपशब्द भाषण का इस्तेमाल करते। तो बीजेपी में जो बंगाल के जो नेता थे दिलीप कुमार, उनको खुद बीजेपी ने साइड कर दिया और लेकर के किसे आए तो शुभेंदु अधिकारी, जो कि तृणमूल के नेता थे। और तृणमूल के नेता जिनके ऊपर में सीबीआई का चार्ज, जिनके ऊपर में ईडी का चार्ज, उनको इन्होंने अपने बीजेपी ने अपने पास ले लिया और वॉशिंग मशीन में धो दिया। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री के भाषण में आपको ज्यादा जिक्र होगा, हिंदू मुस्लिम का आपको ज्यादा जिक्र मिलेगा, क्योंकि उनकी उम्मीद यह है कि बंगाल में देखिए ये हिंदू मुस्लिम करने से उनको वोट मिलने वाला नहीं है, लेकिन उनको ये उम्मीद है कि शायद ममता बनर्जी नहीं कर रही, उन्हें उनके कुछ आप ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी हिंदू मुसलमान नहीं करती है क्या? ये सवाल मैं इसलिए पूछूंगी क्योंकि जब वो सीए के खिलाफ बोलने के लिए आती हैं, ममता बनर्जी जब वो रामनवमी पर और दुर्गा पूजा पर स्टैंड लेती हैं, तो क्या वो क्लियरली हिंदू मुसलमान वाला स्टैंड नहीं होता है? मैं इसलिए पूछूंगी क्योंकि अगर ममता बनर्जी ये नहीं कर रही होती तो क्या सामने से उस तरह का रिएक्शन आता जो इस वक्त आ रहा है? सीधा सवाल है। हाँ, मैं जवाब देता हूं। ममता बनर्जी ने कभी भी अपने आप को एक इंसान से ऊपर नहीं बताया, अपने आप को माँ दुर्गा का अवतार नहीं बताया। प्रधानमंत्री ने बोला कि वो बायोलॉजिकली उनका जन्म नहीं हुआ। प्रधानमंत्री खुश होते हैं जब उनके चेले चपाटे कहते हैं कि आप विष्णु के अवतार हैं, आप फलाने के अवतार हैं। प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा बड़ा पोस्टर लगवाया कि राम जी की उंगली पकड़ करके छोटा सा उनका तस्वीर लेकर के अपने आप को भगवान का अवतार नहीं बता रहे थे। लेकिन शिवम इस पर चंद्रमोहन जी ने भी बोल दिया, तौसीफ ने भी बोल दिया। मुझे लगता है आपको एक जवाब इस पर बनता है। ममता बनर्जी ने प्रोजेक्ट नहीं किया, क्योंकि वो जो बायोलॉजिकल वाला जवाब प्रधानमंत्री ने दिया वो अभी इस वक्त अंडर अटैक है, ये क्लियर दिख रहा है। हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि चंद्रमोहन जी ने कहा कि दावा कर लीजिए, शर्त लगा लीजिए, बयान रिकॉर्ड करके रख लीजिए, अगर भाजपा की 80 में से 80 ना आई तो आप राजनीति छोड़ना, वरना मैं छोड़ दूंगा। माइक्रोस्कोप से ढूंढ कर तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ढूंढने पड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उसमें से आप जैसा एक आधा जो बेचारा बचा है, जो हमसे डिबेट में थोड़ा बहुत लड़ लेता है, वो भी अगर राजनीति छोड़ देगा तो हम डिबेट किससे करेंगे? फिर तो विमर्श ही होगा मेरा और अवधेश जी के बीच में, और मॉडरेटर होगी तो चालता जी। तो भैया जहां हो वहीं रहो। बर्बाद करने के लिए आप जैसा एक दो आदमी तो चाहिए ही ना कांग्रेस को। अब एक और चीज में आता हूं, आपने कहा 80 में से 80, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लूजर्स कैसे समझेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीति को? आप तो कहते थे 3 तो नहीं आ सकती थी, 3 तो 3 लाए हम। आप कहते थे कि 272 नहीं आ सकती थी, लाए हम। इस देश में 30 साल में जो है पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी, 2 बार कोई नहीं आया, लाए हम। इस बार 400 करने की बात करते हैं तो लाएंगे हम पूरी मेहनत से चुनाव में है। आपके बस की अपनी पार्टी की सीटें बतानी नहीं। अब आगे आता हूं, इनको ईश्वर से इतनी नफरत क्यों है? एक चीज बताइए। मैं तो ऐसा मानता हूं कि इस देश में ईश्वरीय शक्ति हर किसी व्यक्ति के पास है। जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, इसमें क्या बुराई है, इसमें दर्द क्यों है? ठीक है, भगवान से इतनी नफरत क्यों करते हो भाई? सब भगवान के ही बच्चे हैं। ठीक है, अभी अलग लेवल पर डिबेट जा रही है। चंद्रमोहन जी और शिवम त्यागी, आप दोनों को मैं अलग से स्टूडियो में जाकर आप दोनों डिबेट करिए। ठीक है,
मैं बस ये चाह रही हूँ, आप दोनों की डिबेट अलग लेवल पर जा रही है, आप लोगों को बाहर स्टूडियो से बाहर मिलना चाहिए और वो डिबेट को कैरी ऑन करना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इस वक्त नंबर्स में था कि नंबर कैसे आ रहे हैं। बीजेपी 400 पार जा रही है तो वो कहां तलाश रही नंबर्स? अगर इंडिया सोच रहा है हमारे 300 आ रहे हैं तो उनके नंबर कहां से आ रहे हैं? हम विश्लेषण करते रहेंगे, लेकिन असल तस्वीर तो जनता 4 जून को दिखा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।